Good morning once again student and welcome in business studies class of 30 November 2020, and this is the second video, and in this we will learn important documents which is required to form a company. तो नंबर 1 2 3 4 जैसा कि पहले चर्चा हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, दूसरा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देन प्रोस्पेक्टस एंड देन है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज़ द डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस द पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की सारी शक्तियाँ और उसका उद्देश्य मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से पता चलता है। एज वेल एज द स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन, यानी ये किस एरिया में काम करेगा, ये ऑपरेट क्या करेगा, ये क्या बनाएगा, ये कहाँ कहाँ सामान बेचेगा, ये किस जाति किस आयु वर्ग के लोग या किस पार्टिकुलर फील्ड एरिया ऑफ द पीपल के लोगों का इसका रीच रहेगा, ये सारा चीज़ रहेगा। ये सारा चीज़ें जो है इसमें हम लोग रखते हैं MOA में। बियॉन्ड विच द कंपनी कैन नॉट ऑपरेट, और ये पहले ही से बता देना पड़ता है, और इसके अलावा जो है कंपनी इसके बियॉन्ड यानी कि इसके ऊपर ये कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। If a company does anything beyond what is mentioned in the memorandum, यानी अगर कंपनी कुछ भी ऐसा करती है जो कि मेमोरेंडम में नहीं लिखा हुआ है तो इट विल बी ट्रीटेड एज इलीगल, और उसको हम लोग इलीगल मानेंगे। द MOA डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विथ द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी MOA वैसा डॉक्यूमेंट है, यानी उसमें ऐसा चीज़ें रहता है जिससे कि हम दुनिया और कंपनी के बीच का संबंध बता सकते हैं कि दुनिया के साथ इसका ये संबंध है। इट इज़ द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि ये सबसे प्रमुख प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, सबसे प्रमुख डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी है। एंड इट इज नोन एज चार्टर, इसको चार्टर भी बोलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं, यानी कंपनी का संविधान भी बोलते हैं। नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट MOA, यानी किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन MOA के बिना नहीं हो सकता। अब देखिए MOA में क्या क्या आता है। कंटेंट्स क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नेम क्लॉज, यानी सबसे पहले नाम, यानी अंडर दिस द नेम ऑफ द कंपनी इज रिटेन, यानी कंपनी का नाम रहेगा, और द नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल टू एनी, यानी ये किसी दूसरे कंपनी के आइडेंटिकली नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 2 में है सिचुएशन क्लॉज, जिसको रजिस्टर्ड ऑफिस, सिचुएशन मतलब कहाँ सिचुएटेड है ना। अंडर दिस द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड इन मेंशन, यानी जैसे कि मान लो पटना में है या तो बिहार का राजधानी पटना, उसको मेंशन करना पड़ेगा कि ये इसका हेड ऑफिस जो है पटना में है, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस पटना में है। मुंबई में है तो मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, इसी तरह से। तो देन है नंबर 3 ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मतलब ही होता है उद्देश्य। अंडर दिस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पर्पस और द पर्पस विथ विच द कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड इज मेंशन। ए कंपनी इज नॉट अलाउड टू डू एनी बिजनेस अदर देन इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो लिख दिया गया कि कंपनी इसके लिए बनाया गया है, ये सारी चीज़ें बनाएंगी या ये सारी चीज़ें सर्विस प्रदान करेगी, तो इसके अलावा जो है वो नहीं कर सकती है। देन ये लायबिलिटी क्लॉज, यानी दायित्व। अंडर दिस क्लॉज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज मेंशन विच इज़ अप टू द अमाउंट ऑफ, यानी इसमें जो लिमिटेड लायबिलिटी है वही होता है, यानी हर मेंबर का जो है इसमें लायबिलिटी लिखा रहेगा कि किसको कितना कैपिटल देना था और कितना दिया है ना, कि पूंजी में जो हिस्सा उसको देना था वो लिखा रहेगा और उसमें से उसने कितना दिया है। तो ये हो गया लायबिलिटी क्लॉज। है ना, ये कैपिटल क्लॉज। इन दिस क्लॉज द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज मेंशन एंड नो कंपनी कैन रेज मोर देन कैपिटल देन दिस लिमिट, यानी इसमें ऑथोराइज्ड, यानी ऑथोराइज मान लीजिए कंपनी को बोल दिया गया है कंपनी अपने पूरे जीवन काल में जब तक ये चलेगी उसमें 1000 करोड़ रुपया से ज़्यादा नहीं उठा सकता है पब्लिक से, तो उसका जो रजिस्टर्ड ये जो कैपिटल क्लॉज हो गया वो 1000 करोड़ हो गया कि 1000 करोड़ रुपया ही पब्लिक से पूरे लाइफ में अपना उठाएगा, इससे ज़्यादा नहीं उठा सकता है। नंबर 6 आइए एसोसिएशन क्लॉज, जिसको कि हम लोग सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी बोलते हैं। इन दिस क्लॉज द डायरेक्टर, यानी मिनिमम 7 इन केस ऑफ पब्लिक एंड मिनिमम 2 इन केस ऑफ प्राइवेट, हैज़ टू गिव इन राइटिंग
ऑफ देयर इंटेंशन टू बी एसोसिएटेड विद द कंपनी एंड बाई क्वालिफाइंग शेयर्स, यानी डायरेक्टर को बताना पड़ता है कि हम कितना इससे क्यों जुड़े हैं, इसका इरादा क्या है जुड़ने का, हैज़ टू गिव इन राइटिंग टू बी एसोसिएटेड विद द कंपनी, यानी कंपनी से जुड़ने का क्या इरादा है, और उसको मान लीजिए इसको दे दिया है कि आपको 50 शेयर खरीदना है, तो वो 50 शेयर को खरीदेगा। खरीदने का मतलब वो पैसा कंट्रीब्यूट करेगा कंपनी में। तो दिस इज ऑल अबाउट MOA। नाउ वी विल मूव टू सेकेंड, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में AOA बोलते हैं। नाउ वो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इज द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विथ आउटसाइड वर्ल्ड, और ये जो है ये इंटरनल मैनेजमेंट का जो भी इंटरनली किस तरह से ये फंक्शन करेगा, मैनेजमेंट किस तरह से होगा, इसमें AOA में रहता है। तो चलिए देखते हैं। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी आर इट्स बाई लॉज, देखिए यही सब आपको लिखना अगर आ गया तो इट्स बाई लॉज और रेगुलेशंस विच गवर्न द मैनेजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर्स, यानी आंतरिक व्यवहार, इंटरनल अफेयर्स के बारे में लिखा रहता है। इट डिफाइंस द ड्यूटीज पावर्स अथॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, यानी शेयर होल्डर का क्या ड्यूटी है, क्या पावर है, क्या अथॉरिटी है, डायरेक्टर का क्या ड्यूटी पावर अथॉरिटी है। दिस डॉक्यूमेंट इज सेकेंडरी टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी ये सेकेंडरी है, यानी कि पहला तो MOA है, उसके बाद AOA है। अब इसमें क्या क्या है देखिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या क्लॉज आता है। पहला है द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर, यानी कि जितना टाइप ऑफ शेयर है उसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। टाइप ऑफ शेयर है, पढ़ना है हम लोग को, टाइप ऑफ शेयर और उसका क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो सारा पढ़ना है। अब आपको सभी तरह के शेयर होल्डर का जो क्या अधिकार है उसमें ये लिखा रहेगा, राइट्स। देन है प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, यानी कि अलॉटमेंट हम लोग कैसे शेयर का अलॉटमेंट करेंगे, ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो कि हर कंपनी में होता है, इसी तरह से होता है। फिर है प्रोसीजर फॉर इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट, यानी शेयर सर्टिफिकेट शेयर होल्डर्स को कैसे इशू किया जाएगा, उसका क्या विधि होगा। फिर है प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, यानी अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसको हम लोग किस प्रकार उसका शेयर ट्रांसफ़र करना। शेयर ट्रांसफ़र करने का मतलब कि एक आदमी का शेयर दूसरे आदमी को दे देना, फिर दूसरे आदमी अगर चाहे तो बेच देना, इसी तरह का जो होता है इसको हम लोग प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स बोलते हैं, यानी सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ शेयर भी आप कर सकते हैं। देन है प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफीट अगर करना हो शेयर को तो कैसे फॉरफीट करेंगे, उसका क्या तरीका होगा। अगर फॉरफीटेड शेयर को री इशू करना है तो क्या तरीका होगा। एंड प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग मीटिंग्स, यानी मीटिंग कैसे कंडक्ट करेंगे, ये सारा चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रहेगा। अब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर, ये सब चीज़ें आपको क्लास 12 में डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ये अभी आपको केवल जान के रखना है कि ये सारी चीज़ें होता है। फॉरफीचर का मतलब जैसे कि इसमें आप समझिएगा कि फॉरफीचर मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए एक शेयर होल्डर है, उसको एक शेयर पर 10 रुपया देना और उसके पास 500 शेयर है, तो 500 शेयर है तो उसको 500 × 10 यानी 5000 रुपीज़ देना पड़ेगा। लेकिन वो 4500 रुपीज़ दिया है, इसके अलावा दे ही नहीं रहा है, उससे बार बार मांगा जा रहा है। तो इस स्थिति में ये इस 4500 जो उसने दिया है उसको फॉरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। इसी चीज़ का नाम होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब ये देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रिपेरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज नॉट कंपलसरी फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को AOA बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं, कंपलसरी नहीं है। और उसको क्यों ज़रूरी नहीं है, इसका ये कारण है कि ये सारा चीज़ें कॉमन होता है जैसे मैंने आपको बताया, और इसमें जो है कंपनी के नियम में ऑलरेडी टेबल ऐप में ये सारा चीज़ें का जिक्र है कि कैसे कैसे आपको करना है काम। तो यही टेबल ऐप वाला जो लॉ है वो अप्लाई हो जाएगा अगर पब्लिक कंपनी AOA नहीं बनाता है तब। तो इट में अडॉप्ट टेबल ऐप ऑफ द कंपनीज एक्ट, यानी कंपनी के जो कानून में टेबल ऐप में दिया हुआ है ये सारा चीज़ें, वही अपने आप जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब आइए कि दोनों डॉक्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे कि प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है MOA और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट AOA जो है, उसमें क्या अंतर है। तो ऑब्जेक्टिव देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य क्या है। तो MOA डिफाइंस द ऑब्जेक्ट्स फॉर द कंपनी इज फॉर्म, यानी कि MOA बताता है कंपनी किस लिए बना, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये हो गया MOA। देन AOA आर द रूल्स ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, यानी कि कंपनी अपना इंटरनल मैनेजमेंट कैसे करेगी वो सारा रूल्स जो होता है इसमें लिखा रहता है।
दे इंडिकेट हाउ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी आर टू बी अचीव्ड, यानी उससे पता चलता है कि ऑब्जेक्टिव किस प्रकार पूरा करेंगे। इसमें लिखा रहता है ऑब्जेक्टिव, यानी एमओए में ऑब्जेक्टिव लिखा रहता है कि कंपनी को क्या करना है, और ये जो है एओए उसका सेकेंडरी है, ये बताता है कि एमओए में जो लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, उसको हम लोग किस तरह से इंटरनली मैनेज करके पूरा करेंगे। तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 आइए, पोजीशन। पोजीशन मतलब कि इसका क्या पोजीशन है। एमओए का पोजीशन बोलता है इट्स अ मेन डॉक्यूमेंट, यानी इसके बिना ये जो है कंपनी बन ही नहीं सकता है, ये कंपलसरी है। और ये क्या है, सब्सिडियरी है। बट एमओए एंड क्या लिखता है यहाँ, ये सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट है, यानी एमओए का सहायक डॉक्यूमेंट है। देन रिलेशनशिप आइए, इसमें जो है कंपनी का आउटसाइडर के साथ रिलेशंस रहता है एमओए में, और इसमें आप कहिए इनसाइडर्स, यानी डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी ऑफ इट्स मेंबर, यानी कंपनी का इसके मेंबर के साथ जो संबंध है इसमें लिखा रहता है। वैलिडिटी, वैलिडिटी मतलब कब तक चलेगा, यही होता है वैलिडिटी का मतलब। तो एमओए के ऊपर आप काम नहीं कर सकते, यानी एमओए में जो चीज़ है वही करना है आपको, इसके बियॉन्ड एनी एक्ट जो भी है वो इनवैलिड हो जाएगा। और कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय अ यूनानिमस वोट, यानी इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी यानी चाह के भी, अगर सब मेंबर चाहे भी कि इसके बियॉन्ड काम करे तब भी नहीं कर सकते हैं एमओए के बियॉन्ड, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड किया जा सकता है। एक्ट्स विच आर बियॉन्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी रेटिफाइड बाय मेंबर्स, अगर मेंबर चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको याद रखें कि एमओए को वायलेट नहीं करना है। एओए को, ए कुछ भी कर ले, एमओए के ऊपर नहीं है। नेक्स्ट आइए नेसेसिटी, यानी इसकी आवश्यकता। तो एमओए तो कंपलसरी है, एमओए को फाइल करना ज़रूरी है, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी चाहे तो इसको नहीं कर सकती है, एओए नहीं बना सकती, वो टेबल ऐप में डायरेक्ट चला जाएगा, टेबल ऐप। ओके, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये देख लेते हैं दोनों की ये है क्या। तो प्रोस्पेक्टस के बारे में कभी हमेशा आता है क्वेश्चन, हमेशा नहीं, जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रोस्पेक्टस, यानी प्रोस्पेक्टस क्या है आप इस बताइए। ऐसे ही वाई क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोस्पेक्टस क्या है बताइए। तो प्रोस्पेक्टस में लिखा है इट इज़ ए डॉक्यूमेंट विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, यानी ये नोटिस के फॉर्म में हो सकता है, सर्कुलर के फॉर्म में हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में हो सकता है, और एनी अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, यानी पब्लिक को जो भी डॉक्यूमेंट इनवाइट करता है कि भाई आइए आप मेरा कंपनी का शेयर खरीदे, इस तरह का जो भी डॉक्यूमेंट है सब प्रोस्पेक्टस कहलाएगा। हाँ, डिवेंचर भी इसी तरह शेयर टाइप का ही होता है, ठीक है। द प्रोस्पेक्टस कंटेन्स द प्रेजेंट पोजीशन, हिस्ट्री ऑफ द कंपनी एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी, यानी ये सबसे मेन लाइन है कि प्रोस्पेक्टस में क्या होता है। द प्रोस्पेक्टस कंटेन्स द प्रेजेंट पोजीशन, यानी अभी का प्रारंभ, ये अभी का वर्तमान स्थिति क्या है कंपनी का, इसका इतिहास क्या है, और ये आगे जाके क्या ये प्रोस्पेक्ट्स कितना ग्रो कर सकता है, ये सारी चीज़ें लिखा रहता है, यानी एक प्रकार का प्रचार है। A public limited company limited by shares must issue the prospectus if it wants to make an appeal to the general public to subscribe to shares and debentures, यानी कि एक पब्लिक कंपनी को इसको मस्ट, इसको जो है देना पड़ता है, ज़रूरी है, आवश्यक है। यदि वो पब्लिक से शेयर खरीदना, पब्लिक से चाहती है कि अगर वो चाहती है कि पब्लिक उस कंपनी का शेयर खरीदे या डिवेंचर खरीदे, तो प्रोस्पेक्टस फाइल करना उसको बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। अब आइए स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसका अर्थ ये होता है कि अगर प्रोस्पेक्टस नहीं तो इसके बदले का कोई स्टेटमेंट, यानी कोई रिटन डॉक्यूमेंट। तो देखिए क्या लिखता है, ए पब्लिक कंपनी विच डज नॉट वांट टू इनवाइट द जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट इन द कंपनी विल नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस, एज सच इट विल फाइल a statement in lieu of prospectus with the registrar of the company. The statement in lieu of prospectus is prepared on the same lines and contains more or less the same information contained in the prospectus.
यानी प्रोस्पेक्टस नहीं तो उसके बदले में उसको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, और उसमें एक मोर और लेस यानी कम ज़्यादा वही सारे चीज़ें रहते हैं जो प्रोस्पेक्टस में रहते हैं। अगर ये लिखा हुआ है कि कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी, देखिए पब्लिक कंपनी अगर नहीं चाहती है कि हम प्रोस्पेक्टस इशू करें, जनरल पब्लिक को नहीं हम लोग आमंत्रित करें, तो उसके बदले में उसको एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जिसमें कि वो सारे लगभग वही सारी बातें हैं। और इट मस्ट बी साइंड बाई ऑल द डायरेक्टर एंड मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज एटलीस्ट 3 days बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर डिवेंचर। यानी इसको जब भी शेयर और डिवेंचर अलॉट किया जा रहा है उसके 3 दिन पहले इसको फाइल करना ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस हो गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट और प्रोस्पेक्टस और इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस के बाद क्वालिफाइंग शेयर्स है। क्वालिफाइंग शेयर्स का क्या मतलब है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। टू एंश्योर दैट द डायरेक्टर्स हैव सम स्टेक इन प्रपोज्ड कंपनी, यानी अगर डायरेक्टर जो कंपनी में कुछ अपना जो है लेना चाहता है, भूमिका लेना चाहता है, तो उसको कुछ शेयर्स खरीदना पड़ेगा। द आर्टिकल्स यूजुअली हैव अ प्रोविजन रिक्वायरिंग देम टू बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो बताता है कि उसको कुछ शेयर्स खरीदना पड़ेगा। दे हैव टू पे फॉर दिस शेयर्स बिफोर द कंपनी ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी कंपनी के शुरुआत के पहले उसको ये सब शेयर खरीदना पड़ेगा और पैसा देना पड़ेगा। इसी को हम लोग क्वालिफाइंग शेयर्स बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप पूछ लीजिएगा। NCERT बुक में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आपको बाद में मिलेगा, शायद 7th-8th चैप्टर में मिलेगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। ओके, थैंक यू सो मच।